नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों की जो साइंस की सीरीज़ है लगातार चल रही है। तो आज उसी कड़ी में जो आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान का वीडियो नंबर ये है, आपका जीव विज्ञान का वीडियो नंबर 3 है, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टॉपिक था हमारा जंतु विज्ञान का। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं सवालों को। तो जंतु विज्ञान का भाई ये पार्ट नंबर है 3, ठीक है। और ये वीडियो भी है आपका 3, मतलब अभी तक जो जीव विज्ञान के कुल वीडियो आए हैं, जीव विज्ञान के कुल वीडियो आपके 3 आए हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं जंतु विज्ञान को। तो जंतु विज्ञान का यह भाग है आपका 3। आज हम लोग देखेंगे 48 से लेकर के 76 तक के महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में, जैसे आपकी आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे और बैंकिंग या अन्य उन सभी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं जिसमें साइंस पूछी जाती है। तो आज के कुल सवाल आपके रहने वाले हैं 28। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो भाई पहला ही सवाल बड़ा धुआंधार सवाल दे रखा है और सवाल में आपसे पूछा है कि किसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, ठीक है। किसके दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं भैंस, गाय, ऊंट या फिर रेंडियर। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो होगा यहाँ पे रेंडियर, ठीक है। रेंडियर के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है और जो ये वसा होती है, इस वसा का नाम होता है सेरम लिपिड। क्या नाम होता है? सेरम लिपिड नाम की वसा रेंडियर के दूध में पाई जाती है, ठीक है। यह चीज क्लियर है, क्वेश्चन समझ आया। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? बंदर का, शेर का, घोड़े का या फिर मनुष्य का? तो भाई आप बड़े प्यार से बता दोगे कि भाई मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जा सकता है। जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जाता है, यानी कि जैविक पेस्ट से किसका नियंत्रण किया जाता है? मधुमक्खी और टिड्डियों द्वारा, बिच्छुओं और मकड़ियों द्वारा, ड्रैगन फ्लाई और ततैया द्वारा, तोता और चीलों द्वारा। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। दिया हुआ है जैविक पेस्ट नियंत्रण किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका बिच्छुओं और मकड़ियों के द्वारा। किसके द्वारा? बिच्छू और मकड़ियों के द्वारा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर है 51। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जितने भी आपके सवाल हैं, कोई आपका आरआरबी में पूछा गया है, तो कोई आपका एसएससी में पूछा गया है, तो कोई फिर आपका एनडीए में पूछा गया है। तो इस लिहाज से ये सारे के सारे सवाल आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइए। तो चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर हमको बताना है घरेलू कीट का नियंत्रण किया जाता है, ठीक है। घरेलू कीट का नियंत्रण कैसे किया जाता है? माइक्रोवेव द्वारा, अल्ट्रासोनिक वेव द्वारा, सबसोनिक वेव द्वारा या कम आवृत्ति की रेडियो वेव द्वारा। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो, यानी कि जो पिछला वीडियो था बायोलॉजी का, उसमें मैंने आपको बताया था चमगादड़ कैसी ध्वनि निकालता है या कौन सी तरंगे निकालता है। तो भाई जो चमगादड़ जो तरंगे निकालता होगा, उन्हीं तरंगों से घरेलू कीट का नियंत्रण किया जाता है। तो भाई चमगादड़ आपका बड़े प्यार से अल्ट्रासोनिक वेव निकालता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से ही घरेलू कीटों का नियंत्रण किया जाता है। आजकल आप मार्केट में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे यंत्र आ गए हैं जो बेचते घूमते हैं, कहते हैं कि आप इसको घर पे लगा दो तो आपके घर से मच्छर मक्खी भग जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो उन जो यंत्र होते हैं उससे अल्ट्रासोनिक वेव ही निकलती हैं और चमगादड़ भी जो ध्वनि निकालता है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है रेशम प्राप्त किया जाता है। जो रेशम है, रेशम प्राप्त किया जाता है कैसे या किस अवस्था में रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है? तो रेशम कीट के अंडे द्वारा, रेशम कीट के लार्वा द्वारा, रेशम कीट के प्यूपा द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम प्राप्त करने की जो अवस्था होती है वह रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। किससे? रेशम कीट के प्यूपा से, यानी कि जब वह अपने प्यूपा की अवस्था में होता है तब उससे हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है अमीबा में प्रचलन अंग क्या है? जो अमीबा होता है ये किस अंग की सहायता से प्रचलन करता है और वह अंग क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, जो अमीबा होता है उसका जो प्रचलन अंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं? कूटपाद, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला सवाल करते हैं। कीटों की आहार नाल में, कीटों की आहार नाल में सहजीवी के रूप में पाया जाने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? जो कीट होते हैं उनकी आहार नाल में सहजीवी के रूप में जो प्रोटोजोआ पाया जाता है वह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही होगा, ट्राइकोनिम्फा, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ पे और बन जाता है कि मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु या फिर सहजीवी कौन सा है? जो मनुष्य की आंत होती है, मानव आंत होती है, मानव आंत में पाया जाने वाला जीव कौन सा है? तो भाई अगर उत्तर आपको पता है तो बता दो। चलिए मैं ही बता देता हूं। मानव की आंत में पाया जाता है एशेरिचिया कोलाई। कौन सा पाया जाता है? एशेरिचिया कोलाई,
ठीक है, यह जो है मानव की आंत में पाया जाने वाला सहजीवी है एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या पूछा था, कीटों की आहार नाल में, तो कीटों की आहार नाल में आपका पाया जाता है ट्राइकोनिम्फा। ठीक है, चीजें समझ आ रही हैं यहाँ तक? आई होप चीजें आपको बहुत ही मजे से आ रही होंगी। अगर चीजें समझ आ रही हैं, लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है अकशेरुकी के रक्त में पाया जाने वाला हीमोसाइनिन निम्न में से कौन सा खनिज पदार्थ होता है। जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उनके शरीर में जो हीमोसाइनिन पाया जाता है वह कौन सा खनिज पदार्थ होता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो अकशेरुकी होते हैं उनके शरीर में जो हीमोसाइनिन पाया जाता है वह होता है आपका तांबा। क्या होता है? तांबा। ठीक है, और हीमोसाइनिन के कारण ही, जैसे आपने देखा होगा जो आपका केकड़ा होता है, ऑक्टोपस होता है ना, केकड़ा हो गया आपका, ऑक्टोपस हो गया, तो इनका जो रक्त होता है यह रक्त कैसा होता है? यह रक्त होता है इनका नीला या फिर बैंगनी। और ये किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोसाइनिन के कारण। और हीमोसाइनिन में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीमोसाइनिन में आपका तांबा खनिज पाया जाता है। चीजें समझ आ रही हैं? ओके, यहाँ तक आपको बिल्कुल मजा आया होगा, चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से कौन सा सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। निम्न में से वह कौन सा जंतु है जो सबसे ज्यादा से जोर से बोल सकता है, यानी कि जिसकी ध्वनि की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी? बंदर, नीली व्हेल, आदमी या फिर हाथी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा वह जाएगा आपका नीली व्हेल के लिए। किसके लिए जाएगा? जो आपकी नीली व्हेल होती है, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये वाला 56 नंबर हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो नीली व्हेल आपकी होती है, नीली व्हेल आपकी सबसे ज्यादा ध्वनि या सबसे तेज ध्वनि में बोल सकती है। जो नीली व्हेल होती है यह आपकी तकरीबन 188 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि आपका जो जेट विमान होता है, जेट विमान आपका 140 डीबी की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो सबसे जो तेज बोल सकती है वह है आपकी नीली व्हेल। और नीली व्हेल कैसी प्राणी है? यह स्तनधारी प्राणी है, यह भी आपको याद रखना है। अगर नीली व्हेल के बाद बात करें दूसरा सबसे ज्यादा कौन तेज बोल सकता है, तो वह है आपका हाउलर मंकी। कौन है भाई? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हाउलर मंकी जो होता है नीली व्हेल के बाद सबसे तेज बोल सकने वाला प्राणी है। ठीक है, सबसे पहले कौन हो जाएगा? नीली व्हेल जो कि 188 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न करती है, और इसके बाद आपका हाउलर मंकी। चीजें समझ आ रही हैं? चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर है आपका 57, जोक है। ठीक है, जोक जो होती है, जोक क्या है? सहजीवी है, परजीवी है, मृतोपजीवी है या केंचुआ वर्ग से संबंधित है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्त, जो जोक है यह है आपका एक प्रकार का परजीवी है। क्या है? परजीवी है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सांप का जहर क्या है? प्रोटीन है, क्षार है, अम्ल है या फिर लवण है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सांप का जो जहर होता है वह होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन। यहाँ ये वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में हमसे पूछा है कि कवक तथा मनुष्यों में किस गुण में समानता प्रदर्शित करते हैं। जो कवक होते हैं और मनुष्य होते हैं उनमें से, उन दोनों में से कौन सा एक ऐसा गुण होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो कवक और मनुष्य में दोनों में जो पोषण का गुण होता है, काहे का? पोषण का गुण जो होता है दोनों में समान होता है। क्योंकि जो कवक होता है, कवक भी भोजन की तलाश में दूसरे पर निर्भर होता है, और मनुष्य भी जो होता है, मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मतलब दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, सवाल नंबर है आपका 60। इसमें आपको बताना है बहुकोशिकीय जीवों के जीवन का प्रारंभ होता है। जो बहुकोशिकीय आपके जीव होते हैं, जीवन का प्रारंभ कैसे होता है? अंडाणु से, शुक्राणु से, परागकोश से या फिर युग्मक से। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनके जीवन का प्रारंभ होता है युग्मनज से। ठीक है, या फिर जाइगोट से। चलिए अगला सवाल करते हैं। यह सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था, चलिए यहाँ भी करवा देता हूँ। वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? जो पिछले वीडियो में मैंने कराया था, शायद वो सीडीएस की परीक्षा में पूछा गया था यही सवाल, और यहाँ पर ये आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई में। चलो देखो, आपसे पूछा है सवाल में वर्गीकरण की जो मुख्य इकाई है वह क्या है? वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, वंश, जाति, कुल, गण। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जाति। क्या हो जाएगा दोस्त? जाति यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि इसका जो क्लासिफिकेशन है जाति, वंश, कुल, गण और वर्ग, यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं जाति, वंश, कुल, इसके बाद आपका आ जाता है गण, गण के बाद आपका आ जाता है वर्ग, और वर्ग के बाद आ जाता है आपका डिवीजन, और डिवीजन के बाद आ जाता है आपका जगत। जैसे बोलते हैं ना, यह किस जगत का प्राणी है, तो भाई वो यहीं से निकालते हैं। और इसकी मूल इकाई क्या है, या मूल जो है, तो मूल है आपका जाति। क्या है? मूल जाति। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है
सवाल नंबर है आपका 62 जो कि आपका पूछा गया है एसएससी की परीक्षा में। 62 नंबर आपसे कह रहा है जो कंगारू होता है, कंगारू क्या है? प्रोटोथीरिया है, मेटाथीरिया है, यूथीरिया है या फिर सरीसृप है? तो बहुत ही आसान सवाल है। कंगारू जो आपका होता है यह है आपका मेटाथीरिया है। कैसा जीव है? मेटाथीरिया, स्तनधारी वर्ग से संबंधित है ना। जो कंगारू है यह स्तनधारी के मेटाथीरिया उपवर्ग का प्राणी है। अब मेटाथीरिया में कैसे प्राणी होते हैं? ये जो बच्चे देते हैं ये अब परिपक्व बच्चे देते हैं, मतलब वो ना तो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से उनका जन्म हुआ होता है। तो जैसे आपने कंगारू को देखा होगा, कंगारू अपने बच्चे को एक थैली में रखता है, उस थैली को हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि कंगारू अपने बच्चे को किस थैली में रखता है, तो वह है आपकी मार्सुपियल थैली। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई। चलिए अगला सवाल करते हैं। बताना है इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है। थोड़ा सा पेन को मैं मोटा कर लेता हूँ, पेन गायब हो जाता है बार बार। इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है? सिल्वर फिश, डॉग फिश, कैट फिश या फिर लंग फिश? तो इसका सही उत्तर होगा सिल्वर फिश जो है यह आपकी मछली नहीं है, यह एक प्रकार का जीव है। चीजें समझ आ रही हैं यहाँ तक? चलिए अगला सवाल करते हैं। विशालकायी सरीसृपों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? जो विशालकायी आपके सरीसृप हैं उनके विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? भोजन का अभाव, जल का अभाव, अनुकूलन का ना होना या मांसाहार होना? तो भाई विशालकाय सरीसृप जैसे आपके डायनासोर थे तो इनके विलुप्त होने का मेन कारण था अनुकूलन का ना होना। क्या? अनुकूलन का ना होना। अगला सवाल करते हैं। यहां पर आपको बताना है नामकरण की पद्धति में, किसमें? नामकरण की पद्धति में किस जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है? यह दो नाम होता है, यानी कि जो नामकरण की पद्धति होती है उसमें किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है और यह पद्धति क्या होती है? तो सबसे पहले अगर हम नामकरण पद्धति की बात करें तो हमारे दिमाग में एक नाम आ जाना चाहिए और वो ही नाम है कैरोलस लीनियस का। किसका नाम आ जाना चाहिए? कैरोलस लीनियस जी का। कैरोलस लीनियस, जो ये कैरोलस लीनियस थे इन्होंने आपका द्विनाम पद्धति दिया था। क्या नाम दिया था? द्विनाम पद्धति के जो जन्मदाता हैं वह हैं आपके कैरोलस लीनियस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? दो नाम दिए जाते हैं, तो वह आपके क्या कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त वह दो नाम आपके कहलाते हैं जीन्स और स्पीसीज। क्या कहलाते हैं? जीन्स और स्पीसीज। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से सबसे विकसित प्रोटिस्ट जीव कौन सा है? तो यह है आपका पैरामीशियम। कौन है? पैरामीशियम। देखो जितने सवाल मैं करा रहा हूँ ये सारे के सारे आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और इस लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कोई भी परीक्षा आप देने जाओ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप प्रीवियस ईयर के सेट पेपर लगा के जाओ। तो एक प्रकार से यह जो वीडियो सीरीज है आपके सेट पेपर का ही तो काम कर रही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह भी आपका देखो एसएससी की परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर आपको बताना है ऊँट का कुबड़ जो होता है बना होता है। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो पिछले वीडियो में मैंने इस प्रकार का एक सवाल कराया था। जो ऊँट होता है ऊर्जा प्राप्त करता है, या ऊँट का जो कुबड़ होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो वसा का संग्रहण जो होता है यही तो काम करता है ऊँट का कुबड़। तो जब ऊँट का कुबड़ वसा का संग्रहण करता है तो वो कैसा ऊतक होगा? वसी ऊतक होगा। आसान सवाल है। चलिए अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है सांप में टांगे नहीं पाई जाती क्योंकि? भाई सांप जो होता है सांप में टांगे नहीं पाई जाती, इसका कारण क्या है? ये जन्म से ही लंगड़े होते हैं। ऐसा है क्या भाई? सांप लंगड़े होते हैं क्या? ऐसा हो तो बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। चलो आगे क्या कह रहा है? जैव विकास में इनकी टांगे समाप्त हो गई, टांगों का इनके शरीर पर कोई उपयोग नहीं था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा आपका जैव विकास में इनकी टांगें समाप्त हो गई। जब हम इस स्टेटमेंट पर आते हैं तो हमें याद आते हैं लैमार्क। कौन याद आते हैं? लैमार्क। लैमार्क ने यह कहा था अगर हम किसी अंग का उपयोग ना करें, ठीक है, किसी अंग का हम उपयोग ना करें तो वह निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रिय होते होते वह अंग समाप्त हो जाता है। यह लैमार्क ने कहा था। मतलब मान लो जैसे आप हाथ है आपका, अगर आप अपने हाथ का प्रयोग नहीं करते हो तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वह अंग यानी कि आपका हाथ जो है हाथ लोपित हो जाएगा। ये लैमार्क ने कहा था। तो यही चीज सांपों पर लागू हुई। लैमार्क ने यह कहा कि जो सांप थे सांपों में टांगे पाई जाती थी लेकिन वह अपनी टांगों का प्रयोग नहीं करते थे, तो इस कारण से जो उनकी टांगे थी वह लोपित हो गई या वर्तमान में इनकी टांगे नहीं पाई जाती, टांगे समाप्त हो गई। चीजें समझ आ रही हैं? तो यह भी चीज आपको समझ आ गई होगी। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है किस संघ के जातियों की सबसे अधिक संख्या है? किस संघ के जातियों की सबसे अधिक संख्या है? सवाल आपका दे रखा है किस संघ के जातियों की सबसे अधिक संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा जो आर्थ्रोपोडा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के जातियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है सबसे ज्यादा बड़ा है। अब आर्थ्रोपोडा में आते कौन कौन से हैं? जैसे आपका झींगा मछली हो गया, तितली हो गया, मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, केकड़ा है, ये सारे के सारे आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसके बाद अगला सवाल है समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? तो समुद्री तल पे जो जंतु रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेंथिक। क्या बोलते हैं? बेंथिक।
ठीक। चलिए अगला सवाल करते हैं, मादा घोड़े तथा नर गधे से उत्पन्न संकर यानी कि क्रॉस क्या कहलाएगा? मादा घोड़ा हो और नर गधा हो तो फिर क्या बनेगा? तो यह आपका खच्चर उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करो, व्हेल किस वर्ग में आती है? अभी अभी जस्ट मैंने कराया था, व्हेल आपकी स्तनधारी वर्ग में आती है। अगला सवाल करते हैं, अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो मैंने अभी अभी आपको एक सवाल कराया था, वहां पे आपको बताया था हीमोसाइनिन के बारे में। तो अकशेरुकी प्राणियों में जो रक्त पाया जाता है वो होता है आपका हीमोसाइनिन। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे और बन जाता है, जो मानव शरीर का रक्त होता है लाल होता है, ये किस कारण से होता है? मैंने अभी एक पिछले सवाल में बताया था, हीमोसाइनिन के कारण। जो आपका तिलचट्टा है, केकड़ा है और ऑक्टोपस है, उनके रक्त का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन के कारण। तो मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? इसका उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कर दो। चलो अगला सवाल बताओ, सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? बहुत ही आसान सवाल है, वो 10 रुपए वाली किताब नहीं आती, 10 रुपए में पूरा जीके, तो उस पर भी आपने पढ़ा होगा 10 रुपए वाली किताब में कि सबसे अधिक जो आयु होती है वह होती है आपके कछुआ की। कछुआ और खरगोश की कहानी सबने पढ़ी होगी। इसकी आयु जो होती है तकरीबन 150 से 200 वर्ष होती है। कितनी होती है? 150 से 200 वर्ग। और यह किस वर्ग का प्राणी है? तो यह आपका सरीसृप वर्ग का प्राणी है। चीजें समझ आई? ओके। आर्थ्रोपोडा का एक मुख्य लक्षण है, जो आपके आर्थ्रोपोडा वर्ग के प्राणी होते हैं, इनका एक मुख्य लक्षण क्या होता है? तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों का मुख्य लक्षण होता है, इनमें आपके संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? संधि युक्त पाद पाए जाते हैं या संधि युक्त पैर पाए जाते हैं। चलिए अंतिम सवाल है, किस जंतु समुद्र के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? किस जंतु समूह के सभी जंतु समुद्री होते हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, प्रोटोजोआ, पेरीफेरा, सीलेंट्रेटा तथा इकाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सीलेंट्रेटा। कौन सा होगा? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जंतु समूह के जो सदस्य होते हैं ये सारे के सारे आपके समुद्री होते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ही समझ आई होंगी और आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा। ये जो आपके टोटल 28 सवाल थे, 28 में कम से कम आपने 25 सवाल तो बिल्कुल सही किए होंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम में पीडीएफ के लिए जुड़ जाइए। पीडीएफ जिसको चाहिए टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसका अगला भाग आपको कल मिल जाएगा। तो अपना स्कोर बढ़ाते रहिए। आज के लिए मैं यहीं पर आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव स्टडी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक्स।